नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ख़ासी दिलचस्प, एक्सप्लोसिव और ख़ासी पेचीदा सियासी सूरत हाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मखलूत हुकूमत एक बार फिर एक सियासी बहरान की तरफ बढ़ रही है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ सुहेल वड़ाइच साहब के साथ बैठ के जो कुछ कहा, सवाल ये है कि क्या ये महज उनका अपना इनफरादी डेस्परेशन का, फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा है या इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत कार फरमा है। सबसे पहले देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या। फवाद चौधरी साहब ने एक तो ये कहा कि हमारी पार्टी के 3 कम से कम सीनियर रहनुमा जो हैं, उनकी आपस की जो लड़ाई है, जो अनबन है, जो उनकी टग ऑफ वॉर है, उस टग ऑफ वॉर के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो पॉलिटिकल विजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये कहा कि पहले जहांगीर खान तरीन ने, जब वो वज़ीर आज़म के करीब थे, उन्होंने असद उमर को फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारिग करवाया। जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस आए, ताकतवर हुए, उन्होंने जहांगीर खान तरीन को फारिग करवा दिया। आज कैबिनेट में इस हवाले से खासी धींगा मस्ती हुई, बड़ी शदीद बहस हुई, जहां फैसल वाड़ा साहब ने 3 सीनियर रहनुमाओं के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें असद उमर भी थे, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी भी थे, जिसमें कॉमर्स मिनिस्टर भी थे, जनाब रज़ाक दाऊद साहब भी थे। और हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब की एक्सप्लेनेशन ये थी कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि मैंने जो भी कमेंट किए वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में, वो तो दर हकीकत मैंने माजी की एक सूरत हाल जो है वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन जब हम फवाद चौधरी साहब का दूसरा टुकड़ा सुनते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में, तो वो माजी की बात नहीं कर रहे। वो तो कहते हैं कि इसी महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ये कह डाला है कि अगर 5.5 माह में परफॉर्मेंस इंप्रूव ना हुई तो हालात ख़राब हो जाएंगे, सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान 31 दिसंबर तक चाहते हैं कि पार्टी परफॉर्म करके दिखाए, वरना सियासी सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। नाज़रीन, अब ये हकीकत है, हम इससे वाकिफ़ हैं कि जब से फवाद चौधरी साहब की मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन से चेंज हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए हैं, वो नाखुश हैं, अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं। इसके बहुत से सिम्टम्स हैं। जनवरी में भी फवाद चौधरी साहब ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के हवाले से, वहाँ की फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और बजट मेकिंग के हवाले से, नाअहली के हवाले से बड़ा सख्त लिखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। लेकिन फवाद चौधरी साहब का अब जो इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ, ये एक ऐसे मौके पे सामने आया है जब गुज़िश्ता 1 हफ्ते से एक सियासी बहरान की सी कैफियत इस्लामाबाद में उस वक्त से डेवलप होने लगी जब बलोचिस्तान के रहनुमा, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के रहनुमा, जिनकी 4 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने पीटीआई की हुकूमत से अलग होने का फैसला किया और बावजूद तमाम तर कोशिशों के अभी तक वो दोबारा हुक्मरान जमात के बेंचों पर आके बैठने के लिए रजामंद नहीं हुए हैं। उन्होंने क्या कहा था 1 हफ्ते पहले, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त ना कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। नाज़रीन, मसला ये है कि बलोचिस्तान की ये जो सारी जमातें हैं जो पीटीआई की मखलूत हुकूमत में शामिल हैं, इनके बारे में लोग हमेशा तरह तरह की चहमगोइयाँ करते हैं। एक दिन पहले बात यहीं तक नहीं ठहरी, क्योंकि एक दिन पहले शाहज़ैन बुख्ती साहब ने, जो जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा हैं और उनकी पार्टी की भी एक सीट है जो हुकूमत के साथ है, उन्होंने भी हुकूमत को एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन दे दी है, एक स्टेटमेंट जो है वो बाकायदा इशू की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी की सारी जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो पॉलिटिकल एक तलातुम की सी कैफियत है, ये अचानक इसी वक्त जो है वो क्यों डेवलप हो रहा है। सुहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने फवाद चौधरी साहब के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, उन्होंने चंद दिन पहले अपना एक कॉलम लिखा, बहुत ही दिलचस्प कॉलम था। सुहेल वड़ाइच के कॉलम का उन्वान था कि शहबाज शरीफ के पीछे कौन है, और इस कॉलम का इख्तिताम सुहेल वड़ाइच साहब ने ये सवाल रेज करके किया कि कहीं ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि यहाँ पर ना अब इक़्तिदार पीपीपी को मिलेगा, ना पीएमएलएन को मिलेगा, बल्कि पीटीआई के अंदर से ही कोई नया चेहरा सामने लाया जाएगा।
ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट फॉर SAPM फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब वसीम बादामी साहब, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मज़हर अब्बास साहब जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। वेरी नोन ऑल ऑफ दीज पीपल, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये क्या मामला है? आपकी हुकूमत किसी शदीद किस्म के एक पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से फैसल वाड़ा साहब ने कैबिनेट में असद उमर साहब को, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को और उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर उन्होंने हमला किया, ये क्या मामला है? इसको कैसे हम समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोईद, मैं बहुत दफ़ा ये कहता हूँ अपने ट्वीट्स में भी और प्रोग्राम्स में भी कि पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली दफ़ा देखा जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो तरीका है हुकूमत करने का, या हुकूमत जिस वजह से वो कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स में जिस वजह से आए हैं, और या वो जिस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। एक तो यहाँ ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ज़रा सी आवाज़, जैसे आपने कहा, सबको पता है कि बुज़दार साहब की चॉइस खान साहब ने की, सबको पता है कि बुज़दार साहब को प्रोटेक्ट उन्होंने किया। किसी और हुकूमत में जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने ख़त लिखा था बुज़दार साहब के लिए, उसी दिन उनको दबा दिया जाता, तो क्या आज ये सारी बात होती, आज ये इंटरव्यू होता, इसके ये कॉन्सिक्वेंस होते? बिल्कुल ना होते। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा लीडर जो है वो जमहूरियत पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखते हैं। फवाद साहब एक हमारी पार्टी के, उन्होंने हमारे मीडिया को हेड किया हुआ है और पार्टी के लिए बहुत उनकी भी खिदमात हैं, तो उनका एक हक है, जमहूरी हक है, वो अगर अपना एक किसी जगह पे करना चाहें। लेकिन मैं ऑफिशियली उनसे डिसएग्री करता हूँ, पर्सनली भी डिसएग्री करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की लड़ाई की वजह से ये हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की लड़ाई की वजह से फ़लाँ को ज़्यादा रोल मिला या फ़लाँ को कम रोल मिला। बुनियादी तौर पर आप मुझे बता दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, या आपके साथ बादामी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत लंबा माशाल्लाह मीडिया का इनका करियर है, कि जब हम प्रोफेशनल लोग ढूंढना शुरू करते हैं अपने किसी छोटे से काम के लिए, तो आपको कितने लोगों का इंटरव्यू करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको अक्सर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो क्वालिटी आपको चाहिए होती है वो नहीं मिलती। ये चीज़ ऊपर तक जाती है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी साहब की कोई बहुत सरजनिश नहीं की। जो कैबिनेट का हाल हमारे सामने आया है, वफाकी कैबिनेट का जो आंखों देखा हाल हमें रिपोर्ट हुआ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी साहब की कोई बहुत सरजनिश नहीं की है, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा भरमी का मुजाहरा भी नहीं किया फवाद चौधरी। मैंने यही तो आपको अपने आर्गूमेंट में कहा कि वो किसी की सर्जरिश नहीं करते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे। ये कोई ख़ानदानी बादशाह थोड़ी है कि फवाद साहब अपना बयान नहीं दे सकते, बिल्कुल हक है फवाद साहब के पास, और उन्होंने बयान दिया। हम एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन बयान देने से तो नहीं उनको रोका जा सकता ना, उनका हक है। ऐसे ही फैसल वाडा साहब का भी हक है। ये कोई बादशाह सलामत की कैबिनेट तो है नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, और वो सबको हक देते हैं बोलने का। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि वो दूसरे तमाम लोग जो लफ्जी डेमोक्रेसी कहते थे, ये असल में डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस आपको दिखाते हैं। तो जो फवाद साहब ने कहा, उसमें डेफिनेटली उनकी ज़ाती फ्रस्ट्रेशन भी शामिल है, कहीं ना कहीं उनकी जो ज़ाती एक्सपेक्टेशंस होंगी सर्टन चीज़ों से, वो भी शामिल हैं, और ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कोरोना और वो सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन मुझे ये सिर्फ उनकी एक ऑब्जर्वेशन से आगे इसमें कोई चीज़ खास नज़र नहीं आती। देयर इज़ नथिंग मच इन इट। ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन है जो वो पहले बहुत दफ़ा दे चुके हैं। बुज़दार साहब के बारे में भी उन्होंने लिखा, वो उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी पहले बहुत दफ़ा कहा, उन्होंने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कहा, तो अभी भी वो वही उनकी कंटिन्यूटी है, मतलब देयर इज नथिंग न्यू। आपका साहब जो है वो आपका मौक़िफ़। वसीम बादामी साहब, बुनियादी तौर पे शहबाज गिल साहब जो कि SAPM है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ एक डिनेस्टिक पार्टी नहीं है, तहरीक इंसाफ एक ख़ानदान की पार्टी नहीं है, ये दर हकीकत एक मगरबी तर्ज की जमहूरी पार्टी है, जहाँ इस किस्म के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस किस्म की आज़ादी ओपिनियन की शोर व गोगा जो है ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये समझते हैं कि यहाँ ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म कोई कंट्रोल में नहीं है, वज़ीर आज़म का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है अपने पार्टी मेंबरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी बातों में बड़ा इख्तलाफ है, हम करते भी अपने भाई शहबाज के साहब से, लेकिन इस पर्टिकुलर बात पर तो मैं हूँ इमरान खान साहब का मुतरफ के बहरहाल हमें ये लगता है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दायरे अमीर साथ होते तो अंदाजा हो जाता है, हर MNA की या हर नहीं तो अक्सर लोगों की बराह रास्त रसाई है इमरान खान साहब से,
बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया टेलीफोन, जितना वो अप्रोचेबल है, जितनी वो बात सुन लेते हैं, ऐसा हमें ये माजी में नजर नहीं आता था। इस बात पर उनकी मेरा ख्याल है तारीफ करनी चाहिए और वो बनती है। फवाद साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो भी मेरी अपनी राय है कि वो किसी कॉन्स्पिरेसी के हिस्से के तौर पर नहीं दिया, उनकी उसमें अपनी जाती डिसअपॉइंटमेंट, अगर मैं फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करूं तो डिसअपॉइंटमेंट का आंसर उसमें बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या हुकूमत के लिए उसका कंटेंट परेशान कुन है? जी मेरे ख्याल में 100% परेशान कुन है। क्यों? इसलिए कि क्या कोई साजिश हो रही है जिसके उनके अपने कैबिनेट मेंबर हिस्सा बन रहे हैं? नहीं, हरगिज भी नहीं। लेकिन इसलिए जरूर कि उन्होंने जो बात की है उसमें मेरे ख्याल में बहुत वजन है। अच्छी बात है कि खान साहब ने उनको बात करनी दी, अच्छी बात है कि उनके कैबिनेट में सर्जरिश नहीं की है, लेकिन वो बात में बहुत वजन है। मसलन अगर दो लोगों के इख्तिलाफ है, कुरैशी साहब और असद उमर साहब में, तो हमें ऐसा ही इख्तिलाफ पिछली कैबिनेट में भी नजर आता था जब ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार साहब में बातचीत तक बंद थी। लेकिन यहाँ हमें इख्तिलाफ, लेकिन ये जो टाइमिंग है, फवाद चौधरी साहब की टाइमिंग अख्तर मैंगल के साथ, शाहजेन बुख्ती के साथ जुड़ गई जाके एक हफ्ते के अंदर, इसकी कोई अहमियत नहीं नजर आती आपको कि शाहजेन बुख्ती ने कल स्टेटमेंट दी है, अख्तर मैंगल ने एक हफ्ता पहले अलग होने का फैसला कर लिया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है? डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हम हर वक्त जो है वो उसको एक चेन ऑफ इवेंट्स में बनाना चाहे तो एक पूरी कहानी बन सकती है। मुझे नहीं लगता। यानी अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ये जरूर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसा फवाद साहब ने कहा, अगर अगले कुछ अरसे में गवर्नेंस के फ्रंट पे ज्यादा बेहतरी नहीं लाए तो उनके लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एक तरफ मेंगल साहब आउट हुए हैं, शाहजेन साहब ने जरा सी अपनी अदा दिखाई है, यहां से फवाद साहब का इंटरव्यू आ गया है, ये मैं सिंक्रनाइज नहीं देखता इन चीजों में। अच्छा, आप नहीं देखते। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या देखते हैं? आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अख्तर मैंगल साहब का अलग होने का फ़ैसला कुछ अजीब सा ही था, उसके बाद फिर शाहजेन बुख्ती की स्टेटमेंट का आना और फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आना, फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू सुहेल वड़ाइच साहब को देना, सुहेल वड़ाइच साहब का चंद दिन पहले अपने कॉलम में ये लिखना शहबाज शरीफ के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब को नैब ने दरहकीकत प्रोमिनेंट बनाया है और यहाँ पर कोई अजीब सी चीज़ होने जा रही है, शायद PTI के अंदर से कोई नया चेहरा सामने लाना मकसूद है। इन सब चीज़ों में कोई रबत, कोई ताल्लुक, कोई सिंक्रोनाइजेशन आप देखते हैं? शुक्रिया मोहित। देखिए, ये जो इख्तलाफात हैं जिनकी निशानदेही फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये 2013 में शुरू हुए थे और 2013 में जो PTI के अपने इंटरनल इलेक्शंस हुए थे, अगर उसको सामने रखें तो उसमें जो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप बहुत वाज़े तौर पे खुलकर सामने आया था और बहुत एग्रेसिवली सामने आया था। उसके बाद PTI में इलेक्शन का प्रोसेस ही ख़त्म हो गया। यानी अगर जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं वो बात दुरुस्त होती तो PTI में इलेक्शन का प्रोसेस रोक नहीं दिया जाता, चलता रहता। PTI में 2013 के बाद वही जिस तरह दीगर सियासी जमातों में नॉमिनेशन होती हैं, वो नॉमिनेशंस का सिलसिला शुरू हो गया उसमें, और उसकी बुनियादी वजह जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप्स थे। फिर आप देखें कि जो इलेक्शंस हुए उसमें जो प्रोविंशियल सीट्स थी शाह महमूद कुरैशी की, उसमें उनका ग्रुप ये कहता है कि उसको हरवाने में शाह महमूद जहांगीर तरीन का हाथ है। अब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं है कि आपने पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन भी होता है कि अगर पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस इतने खुलकर सामने आ जाएं तो वो पार्टी को पॉलिटिकली डैमेज करते हैं। और फवाद चौधरी साहब की जो कंसर्न है वो यही है कि पार्टी पंजाब में बहुत डैमेज हो रही है, पॉलिटिकली डैमेज हो रही है। वरना मुस्लिम लीग की रिवायत ये रही है कि मुस्लिम लीग जो है वो इख्तिदार की पार्टी है और इख्तिदार फवाद चौधरी भी तो उन डिफरेंसेस को खुल के सामने लाए हैं ना। जी, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि डिफरेंसेस को खोल के सामने लाए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती थी वो अब ऑन द रिकॉर्ड हो रही हैं। और कमिंग फ्रॉम अ फेडरल मिनिस्टर, फवाद चौधरी छोड़ दें, फेडरल मिनिस्टर, अब फैसल वाडा साहब ने आज जो की काबीना में जो बात हुई, तो उससे आप उनके PTI के जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर है उसमें मैसेज क्या जा रहा है कि PTI और गवर्नमेंट जो है जब एक पेज पर नहीं होगी तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। मेरा ख्याल है इमरान खान इस चीज़ को इंजॉय करते हैं, इन डिफरेंसेस को इंजॉय करते हैं इमरान खान। अच्छा, देखिए जो सूरत हाल है, अगर यही होती तो 2013 में जस्टिस वजीउद्दीन की जो उस वक्त PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी रिपोर्ट पर इमरान खान अमल दरामद करते। उनकी रिपोर्ट पर उन्होंने जहांगीर तरीन के दबाव में अमल दरामद नहीं किया। उनकी रिपोर्ट में बहुत वाज़ेह था कि इलेक्शंस के अंदर, पार्टी के इलेक्शंस में क्या चीज़ें खामियां आई हैं। और ये फॉरेन फंडिंग केस जो है
इसको अगर आप इससे जोड़ें तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। उस वक्त पीटीआई में ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, जरा शहबाज गिल का जवाब ले लें। शहबाज गिल का ब्रेक से पहले जवाब ले लें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इस किस्म की लड़ाई मार कुटाई जो है पार्टी के अंदर जो मार धाड़ होती है, जैसे फैसल वाडा ने जिस किस्म की बातें खरी खरी सुनाई हैं, उन्होंने तो ये भी क्या डाला है कि यहाँ लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब लेके बैठे हुए हैं, और वो मुखातिब हुए असद उमर साहब से, वो मुखातिब हुए शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो मुखातिब थे रज़ाक दाऊद साहब से, पता नहीं रज़ाक दाऊद साहब से क्यों मुखातिब थे। तो इस पर शहबाज गिल साहब वज़ीर आज़म एंजॉय करते हैं ये जो आज हुई है, ये डेसिमेशन थी, ये क्या था? अच्छा, पहले तो ये मुझे नहीं पता किसने कहा है कि वो किससे मुखातिब हुए। वो किसी से मुखातिब नहीं हुए। उन्होंने बातें ज़रूर की कैबिनेट में अपने, उनको जो लगा उन्होंने अपना तज्जिया दिया। और आपको पता है बड़े फैसल वाडा बड़े बेबाक तरीके से, बड़े इफेक्टिव तरीके से कहा तो सही ना कि यहाँ लोग वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने किसी को मुखातिब नहीं, वो तो हो सकता है वो मुझे कहा हो, फिर आपको कैसे पता कि वो असद उमर को कहा या किसको कहा है? अब मतलब वो किसी का नाम नहीं लिया, किसी की तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने किसी को मुखातिब किया। हाँ, ये बात उन्होंने बिल्कुल कही कि ख्वाब नहीं देखते। उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपने तरीके से गेम खेलते हैं, जैसे वज़ीर आज़म वो हों या वो बनने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह से बात की। कोई ऐसे उन्होंने टारगेटेड किसी को बात नहीं की। अच्छा, देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब रिकॉर्डिंग तो है नहीं हमारे पास, हमें तो जो सुनाया गया है आपको नो, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी तरह से स्टोरी आके बाहर सुनाते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं। जो हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उन्होंने किसी को मुखातिब करके या किसी का नाम लेके बात की, कि जनरल बात की। अब उनका इशारा किसकी तरफ था ये या उनको पता है या जिसकी तरफ इशारा है उसको पता है, मेरी बात समझ। लेकिन ये कहना कि फलां की तरफ इशारा है, ये दुरुस्त नहीं है। मजीद बात जब तक फैसल नहीं बताते कि किसके लिए बात कर रहे थे तो एक ब्रेक मुझे ले ले। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से समझते हैं कि फैसल वाडा साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे थे जब वो कहते हैं कि लोग यहाँ पर कुछ वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? सोहेल वड़ाइच साहब क्या कह रहे थे अपने कॉलम में, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तरफ। डॉक्टर गिल साहब, आपकी बात में वज़न है, आपकी बात मान लेते हैं कि फैसल वाडा साहब ने जो भी कमेंट्स किए वो हवा में किए, वो जनरलाइज बात कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक शख्स उनके जहन में नहीं था, उन्होंने जनरलाइज बात की। लेकिन इसे हम कैसे समझें कि सोहेल वड़ाइच साहब ने जो अपना कॉलम लिखा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उसके आखिर में उन्होंने इख्तिताम ये किया, हो सकता है कि वो मतबादल ना नून लीग से हो ना पीपल्स पार्टी से, बल्कि तहरीक इंसाफ से ही कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जिस पर अपोजिशन को भी एतमाद हो और यूं अगले इंतखाबात तक गाड़ी चलाने का आर्जी इंतज़ाम हो जाए। अब ये सोहेल वड़ाइच साहब ने 4 दिन पहले कॉलम लिखा और उसके बाद यही सोहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो फवाद चौधरी साहब के साथ बैठ के ये इंटरव्यू करते हैं जैसे ये नया तरातुम मचता है। तो कोई चीज़ों में कोई रबत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं नज़र आता आपको? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि फैसल ने हवाई बात की सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। मेरा कहने का मतलब ये कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हवाई बात करूँगा तो फिर फैसल कहेगा यार मैंने तो हवाई बात नहीं की, मैं तो दिल से बात की है। तो फैसल ने जो फैसल को दुरुस्त लगा उन्होंने वो बात की, फवाद ने वो बात की जो उनको दुरुस्त लगा। दोनों हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों ने अपनी अपनी बात की। प्राइम मिनिस्टर ने इस दोनों बातों को ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं समझा कि दोनों में से किसी को डांटा जाए या कोई ऐसी बात की जाए। उन्होंने दोनों को समझाया कि एक टीम बन के काम करो। अब इसमें से चैमगोइयाँ हर तरह की हो रही है। इट वॉज जस्ट, मैंने आपको बताया ना कि जो अभी मजहर भाई ने जो बात कही वो इसलिए वो शायद ये तासर बनाना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लोगों को खुल के बात करने का मौका देते हैं, जो पाकिस्तान में रवाज नहीं है। पाकिस्तान में आप जनाब, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आप तो मुझे बता ही नहीं सकते। हमारे मैंने चंद दिन पहले चंद महीने पहले मैंने एक एशियन एयरलाइन का क्रैश देखा। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि यह क्रैश इसलिए हुआ कि एशिया में सीनियर की इज्जत की जाती है, तो जो को पायलट था उसने अपना रोल ही प्ले नहीं किया। जब मैं यहाँ पे हमारा कराची वाला एयर क्रैश हुआ तो मेरी चेयरमैन PIA और दूसरे लोगों से बातचीत हुई। इसमें क्रैश के बारे में बात नहीं कर रहा, जो इससे पहले क्रैशेस हुए। तो पता चला अक्सर हमारे यहाँ जो क्रैशेस हुए उसमें जो को पायलट था वो बेचारा अपना रोल प्ले करना चाह रहा था, लेकिन जो सीनियर पायलट थे वो सुन ही नहीं रहे थे उसे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी हायरार्की है, सीनियर जूनियर का फर्क है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फर्क ही ये है, वो बंदा डिफरेंट ही इसलिए है कि वो हर बंदे को बात करने का मौका देता है। अच्छा, जब हर बंदे को बात करने का मौका देगा, मेरा कोई बहुत मुझे आइडिया जिसपे मैं कन्विंस हूं, मैं वो करूंगा, दूसरा मुझे झुटलाएगा, हम एक दूसरे पे झपटेंगे, दूसरों को लगेगा प्राइम मिनिस्टर
जैसे मदर भाई ने कहा कि उनको ये अच्छा लगता है, बिल्कुल ये बात नहीं है। उन्हें अच्छा ये लगता है कि लोग एक्सप्रेस करें, लोग अपने अपने आइडियाज दें, डाइवर्सिटी हो, एक क्रिएटिविटी हो आइडियाज में। और जब तक आप डिफर नहीं करेंगे, मैं क्योंकि लीडरशिप पढ़ाता रहा हूं, तो हम वहां आपकी बात मान लेते हैं, आपकी रिसर्च भी करता था कि जो डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। तो फवाद आपको पता है मीडिया का बंदा है। मैं सर आखिरी बात, फवाद मीडिया का बंदा है। ही नोज के मीडिया में स्पाइक कैसे क्रिएट करनी है। फवाद को ये आर्ट आता है। उसने एक ऑफ द कफ बयान दे दिया, मीडिया में उससे स्पाइक आ गया और हम सारे उसको कह रहे हैं उसकी टाइमिंग ये। ऐसा कुछ नहीं, आपको फवाद का पता है, वो पिछले 6 महीने 8 महीने से वो एक आजाद आदमी है, खुली बात करता है और वो यही बात कर रहा है पिछले 1 साल से। मजहर अब्बास साहब, बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे थरथरी मच जाए। कभी रुयत हलाल कमेटी हो, चांद का मामला हो, या पार्टी के मामलात हों, या बुज़दार हों, ही वॉन्ट्स टू बी इन द न्यूज़। मामला सिर्फ यहीं तक है और बादामी साहब सपोर्ट करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब के इस मौक़िफ़ को कि ये सब चीज़ें कनेक्टेड नहीं है। मैं सिर्फ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। अख्तर मैंगल साहब का पार्टी से अलग हो जाना, शाहजेन बुख्ती की स्टेटमेंट हो जाना, सुहेल वड़ाइच के पीसेज आना, उसके बाद ये इंटरव्यू होना, उसके बाद फैसल वाड़ा का अटैक करना, ये सब चीज़ों में कोई कनेक्शन है? ये सब चीज़ें इनफरादी तौर पर हवा में लटकी हुई? देखिए मोहित, भले अभी हमको इसको ये कनेक्टेड नहीं लग रहा, हो सकता है कि ठीक है बात, हो सकता है कि जो शहबाज गिल साहब बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का कल्चर नहीं होता। डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का अगर वो कल्चर की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में ये डिबेट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में होती है, ये डिबेट पार्टी की जनरल बॉडी में होती है। आप मुझे बताएं आखिरी बार तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी कब हुई? तो जब आप अपनी जनरल बॉडी नहीं करेंगे, सेंट्रल कमेटी को कोर कमेटी में तब्दील कर देंगे। और ये सारी सियासी जमातों में प्रॉब्लम है कि वो जो एक डेमोक्रेटिक कल्चर पार्टी के अंदर होता है, पार्टी के अंदर सिर्फ डेमोक्रेटिक कल्चर ये नहीं होता कि आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जाओ खुलकर एक दूसरे के खिलाफ काम करो, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन हराने की कोशिश करो, एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल मैनूवरिंग करो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, ये पार्टी को कमज़ोर करता है इन चीज़ों को। ये 6 महीने की क्यों बात कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब? और मेरी ज़ाती तौर पे फवाद चौधरी साहब से बात हुई 8 दिन, ये तो वो मुझसे तो उन्होंने इससे आगे की बात की। उन्होंने मुझे कई ज़िला बतलाए पंजाब के कि जहाँ वो ये कह रहे हैं कि हमें बताएं, मुझे बताओ कि मैं खुद अपने अज़ला में कैसे इलेक्शन जाके जीतूँगा, क्या मैं वो लेके जाऊँगा। इसी तरह उन्होंने फैसलाबाद की बात की, इसी तरह उन्होंने सियालकोट की बात की, उन्होंने गुजरांवाला की बात की, इन हलकों की बात की। उन्होंने कहा आज PMLN मजबूत अगर है और अब तक कायम अगर है तो हमारी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से कायम है। और 6 महीने की इसलिए बात की क्योंकि अगले साल शुरू में सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उस सेनेट के इलेक्शंस में आपको पता चलेगा कि ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ना, मैं इस पे पूरी बहस करना चाहता हूं आपके साथ। सिर्फ मुझे एक चीज़ की वजाहत कर दें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग्स होती हैं मीडिया की 30 से 40 एंकर्स की होती रही हैं, कोविड-19 से पहले बहुत ज़्यादा होती, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बहुत ही तहम्मुल से बड़ी सख्त बातें सुनते हैं। मैंने देखा है, मैंने तो नहीं की वो सख्त बातें, लेकिन और टेलीविज़न एंकर उनको खाने को पड़ जाते हैं। इससे पहले भी हमने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग देखी, वहाँ ये माहौल नहीं होता था। तो एक अजीबो गरीब किस्म की टॉलरेंस तो है ना। इस हद तक तो शहबाज गिल ठीक कहते हैं कि इमरान खान का मिजाज जो है वो बड़ा बर्दाश्त का मिजाज है, बड़ा तहम्मुल है, लोगों को बोलने देते हैं वो। इस हद तक तो बात सही है। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है। इमरान खान बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नया कैडर लेकर आए हैं, एक नया कल्चर लेकर आए हैं, एक नई सोच लेकर आए हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी मजबूत हो रही है? आप मुझे बताएं कि इमरान खान अगले इलेक्शन में ही विल क्रॉस 72-73 एक इलेक्शन और लड़ लेते हैं। तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या इतनी मजबूत हो गई है कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी आगे चल सके? कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो इमरान तो ट्रांजिशन चाहिए पार्टी को, मुतबादिल लीडरशिप चाहिए। मुतबादिल लीडरशिप इसलिए चाहिए कि खुद इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के विजन को आगे भी तो ले जाना है, या वहीं ख़त्म कर देना है जहां इमरान खान इलेक्शन में जब नहीं लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ फारिग हो जाएगी। तो फिर कैसे चलेगी तहरीक इंसाफ?
जब तक आप उसके अंदर प्रॉपर इलेक्शन नहीं कराएंगे, जब तक उसके अंदर लीडरशिप ऊपर नहीं आएगी, जब तक ये कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये आपकी बात में बड़ा वजन है वसीम बादामी साहब, इस बात में बड़ा वजन है कि इमरान खान जो है वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर इमरान खान की तहरीक वाकई एक मिशन है, एक तहरीक है, एक पॉलिटिकल जर्नी है, तो फिर उनके कोई सेकंड लेफ्टिनेंट भी होने चाहिए, उनका कोई जानशीन होना चाहिए, उनका कोई मतबादल होना चाहिए, उनका कोई फॉलोवर होना चाहिए पार्टी के अंदर जिसको वो खड़ा करें। जी बिल्कुल, और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक फैक्ट है कि इमरान खान साहब के होते हुए इस पार्टी में इतनी ज्यादा धड़ेबंदी है जो कि इस हद तक असरअंदाज हो जाती है कि कभी कभी मुमलिकत के उमूर चलाने में जो है वो उसका अक्स नजर आता है। तो इमरान खान किसी भी वजह से, ज़ाहिर है अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ, लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान ने जाना, तो इमरान खान साहब के बाद तो फिर इस पार्टी का तो फिर बिल्कुल ही एक अजीब गरीब ही सारा सिलसिला हो जाएगा। इसमें तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात जो आपने भी सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम के हवाले से, अगर मदन साहब भी अगर आपकी इजाजत पे कमेंट करें, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी कोई हैसियत नहीं है सुहेल वड़ाई साहब जैसे सीनियर तज्जियाकार के सामने, लेकिन मेरी तिफले वक्त के जैसे मेरी राय है, आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड if a day comes in near future or wherever कि जब इमरान खान साहब हयात होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी होती है और वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं होते बल्कि कोई और होते हैं, मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज दिन होगा। ये तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि पीटीआई ना हो, लेकिन पीटीआई हो और इमरान खान ना हो, मेरे लिए बहुत हैरत की बात होगी अगर ऐसा होता है। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट बादामी, आई एग्री विद यू। बड़ा मुश्किल है, मैंने भी पढ़ा, सुहेल वड़ाई साहब ने लिख तो दिया है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि कैसे ये चीज़ मुमकिनात में से मुझे नज़र नहीं आती है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस अक्टूबर को, जो मज़हर अब्बास कहते हैं, बड़ी बात में वज़न है उनके, इस अक्टूबर को 2000 में इमरान खान की उम्र 68 ईयर्स हो जाएगी। उनका कोई जानशीन होना चाहिए, कोई उनका अल्टरनेटिव होना चाहिए, उनका कोई सक्सेसर होना चाहिए इस पार्टी के अंदर, कोई है नहीं। अच्छा, एक तो मैं जो पहले आर्गुमेंट आपसे कर रहा था कि फवाद का जो आर्ट है वो यही है कि हर दूसरे दिन लोगों को नए काम पे लगा दे, और आप देखिए आज के सारे शाम के टॉक शो फवाद की स्टेटमेंट के ऊपर हैं। और जब कैबिनेट में बात हुई तो फवाद ने कहा कि मेरा तो एक तज्जिया था, ज़रूरी थोड़ी है कि इसमें भी हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये फवाद के ही एंजॉयज दैट, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट, बिकॉज उसमें ये एबिलिटी है कि हम सबको उसने काम पे लगाया हुआ है। जितनी पाकिस्तान की इस टाइम मीडिया की इंटेलिजेंसिया उसमें से अपने अपने मतलब की बातें निकाल रही हैं। नुकसान कोई नहीं हो रहा आपको इससे? साथ अभी भी मेरी टेक्सटिंग हुई है, वो मेरा नुकसान नहीं हो रहा इससे आपका? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ दोबारा, नुकसान नहीं, मैं देखिए मैं बताता हूँ, वही नुकसान और फायदा तब होता है जब इंटेंशंस का प्रॉब्लम होता है। इमरान खान की इंटेंशन बहुत क्लियर है। यकीन कीजिए ये कोरोना के ऊपर जितनी तनकीद हुई, और मुझे खुद नहीं समझ आती थी कि यार किधर स्पेस मिलेगी, लाइक मीडिया के हिसाब से कहाँ पे लाइन खड़ी होगी जहाँ पे और अटैक ना आए। पर खान साहब डटे हुए थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे। एक उन्होंने तकरीर की, तकरीर के बाद मुझे सबने कहा, उस तकरीर से पहले जब उनकी प्रिपरेशन हो रही कर रहे थे, वो अपने नोट्स ले रहे थे, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल। तकरीर की तो मुझे कुछ लोगों ने उसके बाद कहा आज खान साहब बिल्कुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो बिल्कुल उलझे हुए थे। तो मैं खुद सोच रहा था कि ये लोग ऐसी परसेप्शन कैसे बना लेते, क्योंकि मैं उनके साथ उससे घंटा पहले था, एंड ही वॉज वेरी लाइट, ही वॉज वेरी comfortable, he was sharing, exchanging all the information in a very lighter mode। तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब ने क्योंकि सारी जिंदगी बहुत प्रेशर लेके काम किया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें वो उस तरीके से उनके ऊपर उनके नर्व ब्रेक नहीं होते जैसे आम लोगों के हो जाते हैं। एक कोरोना की एग्जांपल आपके सामने, और आज विंडिकेट हुए इंडिया में, ये प्रूव हो गया। मुझे बहरहाल एक ब्रेक लेनी पड़ गई है, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद नाज़रीन कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट छुपता हुआ सवाल है, उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आपने देखा कि वक्फे से पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए मेरे सवाल का कि इमरान खान साहब का कोई जानशीन नहीं है अगर उनका मिशन कंटिन्यू करना, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहरहाल उससे ज़्यादा मुश्किल सवाल भी है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने महज कोई नहीं, वो दे देते, आपने दिया ही नहीं, पूरे 2 मिनट आपने कर दिए एयर टाइम के, नहीं दिया आपने जवाब। देना चाहते हैं आप इसका जवाब? जल्दी से देना ताकि मैं आगे इसका जवाब देता हूं। देखिए बात ये है कि हमारी 68 ईयर्स के तो हो जाएंगे ना, हमारी स्ट्रगल थी खान साहब की 24 साल में। जी अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। पहली गवर्नमेंट है, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, एक पहला उन्हें टर्न्योर पूरा करने दें। बहुत सारे लोगों का उन्हें पता चलेगा कौन असल में लीड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन प्रेशर में फंसा। एक टेस्ट मैच तो पूरा होने देना। अब आप पहला टेस्ट खेल रहे हैं 5 दिन का, आप पहले टेस्ट के अब दूसरे दिन कह रहे हैं अगले जब आप रिटायर होंगे तो बताइए कौन सा कैप्टन होगा। गिव हिम टाइम,
जब उनको मुनासिब लगेगा कि उन्होंने कैप्टन अनाउंस करना है, और बहुत सारे नए चेहरे निकलेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे लोग, आप जो ये लीडरशिप नजर नहीं आ रही कि कितनी फरवानी से सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो असल बड़ा इशू है उस पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब बड़ा इशू आ जाते हैं कि फवाद चौधरी ने एक ऐसी बात भी की है, उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने खुद, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहा है कि भाई 5.5 महीने के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लो, यानी 31 दिसंबर तक, वरना सूरत हाल हाथ से बाहर हो जाएगी। उसके बाद सूरत हाल को संभालने की बात जो है वो बन नहीं पाएगी। इस बात में बड़ा वजन है। आपकी पार्टी के पास कोई कंक्रीट मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, इकॉनमी के बुरे हालात हैं, GDP बढ़ नहीं रहा है, टैक्स कलेक्शन ऊपर जा नहीं रही है, नई एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स कोई मीनिंगफुल तरीके से क्रिएट नहीं हो रही हैं, डॉलर और रुपये के दरमियान में पैरिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, वो लगता था रुक गई है, वो भी नहीं रुक गई। इस सारी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर की बात में बड़ा वजन है। अगर आपकी जमात कोई परफॉर्मेंस और 6 माह में नहीं दिखाती है तो फिर आपकी ऑपोजिशन के हाथ में बहुत मसाला आ जाएगा, फिर कैसे आपके कदम रोकेंगे? अच्छा मोहित, देखिए ये हर बात का जो मतलब होता है वो उसके एग्जैक्ट लफ्जों में नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट होता है उस पूरी बात का। प्राइम मिनिस्टर का कहने का मतलब ये था, जो उन्होंने कहा, मैं मौजूद था उस मीटिंग में, कि आपके जो पहले 2-2.5 साल होते हैं वो आप प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन में चीज़ें डालते हैं और फिर उसी की कमाई करते हैं। उसी की बाद में कमाई होती है ना, कमाई जो पब्लिक गुडविल आप उससे जनरेट करते हैं, अपनी पार्टी के लिए रेपुटेशन करते हैं। तो अगले 6 महीने भरपूर मेहनत कीजिए और उसमें जो भी लार्जर आप अपनी इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्रीज में लाना चाहते हैं वो लाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। फिर उस इंप्लीमेंटेशन करने के बाद 1-2 साल तो उनके रिजल्ट आने में लगेंगे और उस गुडविल के साथ आप अगले इलेक्शन में जाएंगे। ये था उनका मकसद। ये थोड़ी उन्होंने कहा कि आपके पास 6 महीने हैं और 6 महीने के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने एक लीडर का ये काम है टारगेट देना। एक लीडर का एक काम, जैसे मेरी जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई तो उन्होंने कहा कि आप लिंच में ना आए, अब आपके ऊपर प्रेशर आएगा, इसका मतलब लफ्जी थोड़ी ना होता है। सर बहुत शुक्रिया। ठीक है मदर आवाज साहब, शहबाज गिल साहब ने एक मेहरबानी हम पे की, हमारे व्यूअर्स पे। उन्होंने ये बात मान ली कि प्राइम मिनिस्टर ने यकीनी तौर पे ऐसी बात की है। उससे दूसरी चीज ये पता चलती है कि फवाद चौधरी साहब ने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लॉइट किया है। आपका क्या तरजीह है? नहीं, फवाद चौधरी ने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं किया। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे और क्या उन्होंने मुझसे ज़ाती तौर पे कहा। देखिए, जो अभी उससे पहले जो शहबाज गिल साहब पार्टी लीडरशिप की बात कह रहे थे, शहबाज गिल साहब ने 2-2.5 साल की जो बात की वो प्राइम मिनिस्टर की बात कह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन कौन होगा? क्या इमरान खान साहब के सामने ये है? इस वक्त ये टाइम है तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी इलेक्शंस कराने का, ये वक्त होता है। और ये गलतियाँ पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी, दीगर सियासी जमातें करती हैं कि आप अब इख्तिदार में हैं तो आप पार्टी इलेक्शंस कराएं, आप देखें कि कौन से उम्मीदवार ऊपर आते हैं, कौन अगला चेयरमैन बन सकता है, कौन पार्टी के सेक्रेटरी। आप मुझे बताएं, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड है या पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड है? आप इस वक्त इलेक्शन कराएंगे तो पार्टी इससे ही बनती है। दूसरी बात जो फवाद चौधरी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के पास, गवर्नमेंट के पास 3 साल होते हैं परफॉर्मेंस के, उसके बाद काम शुरू हो जाता है अगले इलेक्शन का। इसलिए आप पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स में लग जाते हैं और आपके पास फिर वो टाइम नहीं होता जो गवर्नेंस का स्टाइल का। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके फिर आपने 3 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पे लोगों को आगे बढ़ाना होता है। वो तो एक फाइनल टचेस होते हैं जब आप आखिरी 2 साल में करते हैं। तो अगर 3 साल में आप कुछ नहीं कर सके तो बाकी 1 साल में या 2 साल में आप क्या कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल इसी पॉइंट से मुझे जरा वसीम बदामी को लाने दें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। बदामी सर, फवाद चौधरी के उस 26 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा नाम भी ले दिए हैं लोगों के। उन्होंने कहा कि स्पेशल असिस्टेंट्स की फौज भरी हुई है। उन्होंने उनका इशारा था कि रिफॉर्म और गवर्न, उन्होंने कहा कि पार्टी के पास ना तो पॉलिटिकल टीम है डिलीवर करने के लिए और ना ही कोई गवर्नेंस के नए इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जा सकते हैं। वो 1967 की जो है यहाँ पे पुरानी बातें हो रही हैं और यहाँ डिलीवरी मतलब है कि डिलीवरी होगी भला कैसे? बदामी साहब, कैसे होगी, क्या है इस पर कॉमेंट आपका बिफोर द एंड? अरे तो कहते ना, ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। फवाद चौधरी ने साजिश के तहत कहा, फवाद चौधरी ने किसी के इशारे पर कहा, फवाद चौधरी ने हेडलाइंस के लिए कहा, फवाद चौधरी ने इसलिए कहा कि वसीम बदामी और मुईद पर इस पर प्रोग्राम करें, किसी भी वजह से कहा। फवाद चौधरी ने क्या कहा, कैसे इनकार मुमकिन है? ये तो फैक्ट है ना कि भाई ये वो हुकूमत थी जिससे ये तवक्कुआ थी कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगी, किसी भी दायरे के हो। क्या वो रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं?
नहीं आ रहे ना, ये वो हुकूमत है ना जो लगता था कि गवर्नेंस की चीजों को टर्न अराउंड कर देगी। क्या वो चीज उस तरीके से नजर आ रही है? बहुत सारी फिगर्स आपने बताई हैं बजट के हवाले से, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, 10 फिगर्स मैं बताता हूँ, वो उस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल इसका खुलासा ये जरूर है टुवर्ड्स द एंड कि गवर्नेंस के बहुत सीरियस लेवल पे इश्यूज हैं, और शुरू के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 24 महीने तो ये चल गया कि हम इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाए कि पिछला वाला चोर था और उससे पिछले वाला तो बिल्कुल डकैत था। अगले 6, 8, 10, 12 महीने सिर्फ ये बात नहीं चल पाएगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ वो डकैत था लेकिन उसने तो चोरी की, लेकिन देखो हम नहीं बदलेगी। हुकूमत दूसरों की बुराई पर नहीं की जाती, अपनी अच्छाई पर की जाती है। बहुत शुक्रिया वसीम बादामी का। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मज़हर अब्बास साहब का, वसीम बादामी साहब का, इसी तरह डॉक्टर शहबाज गिल साहब का बहुत शुक्रिया। कुछ कंक्लूडिंग में कमेंट्स दे दूँ कि बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अख्तर मेंगल, शाहजेन बुख्ती और फवाद चौधरी के इंटरव्यू में और सुहेल वड़ाइच साहब का इन तमाम जगहों में मौजूद होने का क्या आपस में कोई ताल्लुक है? हमारे पार्टिसिपेंट्स नहीं है कन्विंस कि आपस में कोई ताल्लुक है। एक चीज़ बहरहाल खड़ी नज़र आती है कि फवाद चौधरी के ये कमेंट्स के परफॉर्मेंस हुई नहीं है गुज़िश्ता 2 बरस में, और पार्टी के पास कोई ऐसी टीम भी नज़र नहीं आती है जो ये परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। ना तो गवर्नेंस के ऊपर उसको बेहतर करने का कोई इनिशिएटिव मुमकिन होता नज़र आता है, और इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, जहां जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, जहां टैक्सेस में इजाफा हो नहीं रहा है, जहां नौजवानों के लिए नई जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो नहीं रही हैं, और जहां डॉलर जो है वो रुकता नज़र नहीं आता है, जो डॉलर रुपये की कोई पैरिटी कहीं रुक नहीं रही, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये वो सब चैलेंजेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम, उनकी कैबिनेट और पार्टी के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। देखना यही होगा किस तरह से इसका हल निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।